हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोस्फियर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये क्लास ट्वेल्थ के एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन पे होने वाली है, जिसका चैप्टर का नाम रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। और ये वीडियो जो होगी ये पार्ट 1 होगी। इसके अलावा पार्ट 2 होगी, वो जल्दी आ जाएगा इसके बाद। तो उसमें जो हमने रखा है पढ़ाने के लिए वो रखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रखा है, वो होगा फिक्सचर्स का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि फिक्सचर्स ऐसा ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। उसको ढंग से डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, फिर शुरू करते हैं वीडियो। आई होप आपको पसंद आए। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। ठीक है, और कमेंट कर देना अगर कैसे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द वीडियो। और इसके अलावा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, इतने अच्छे तो हो ही आप लोग। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले सीखना है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो, किसी भी चीज़ को अगर हमें ढंग से करना है या फिर किसी भी चीज़ को कंडक्ट कराना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? उसका एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस को कराने में जो जो चीज़ें लगती हैं, जैसे मान लो हम सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, या फिर उसमें कभी कभी हम लोग स्टाफिंग करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोसेस में लगती हैं। ठीक है, तो इन सारी जो प्रोसेस होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं इस प्रोसेस में, उन सारी चीज़ों को हम एक बारी में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। जो अब कॉमर्स का जो इसमें बच्चा होगा वो तो आराम से इसको देख के आराम से समझ रहा होगा। ठीक है, लेकिन बाकी बाकी लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वो तो नॉर्मली समझ लो यार, कोई भी चीज़ अगर हमें करानी है, कोई इवेंट कराना है, कोई शादी करानी है, कुछ भी करानी है, तो उसमें पूरा जो प्रोसेस लगता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड किससे बना है? मैनेज से बना है। तो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है आपका, वो स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए बना है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हो, वो आपका कोई इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है, आप ही के स्कूल में जैसे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई हो गया जैसे नेशनल का कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है, जो ये आपके स्कूल में नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो हो गया। तो ये सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन सबको कराने में जो सारी चीज़ें लगती है, प्लानिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, आपको रोल्स डिसाइड करने होते हैं, ये जो पूरा मैनेजमेंट लगता है, उसी की फील्ड को, स्पोर्ट्स की फील्ड को हम कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, आईपीएल का जो प्रोसेस होता है, कैसे कैसे टिकट्स अरेंज की जाएंगी, कैसे कैसे जो हमारे गेस्ट है वो कैसे एंट्री लेंगे, फैंस कैसे आएंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगा, ट्रॉफीज़ कैसी दी जाएगी, वो सारा प्रोसेस, फुल प्रोसेस, उसी को हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से भी देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो, जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस दैट डीलिंग विद दी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ठीक है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से जो डील करते हुए जो हमारे बिजनेस जो चीज़ें हैं, उसी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, और इसी में सारी चीज़ें लगती है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, बजटिंग हो गया। यही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्या है? फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक अच्छा खासा प्रोफेशन भी है। ठीक है, जैसे अगर अगर आप एमबीए करते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा कि वो एमबीए करते हैं, दैट इज़ ठीक है, जो आपका एमबीए एक इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। ठीक है, वो भी इसी के लिए होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाता है कि इस चीज़ में कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, क्योंकि यहाँ भी एक मैनेजमेंट की नीड होती है। ठीक है, विदाउट एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये सारे फंक्शंस तो मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा कभी कभी एथलेटिक ट्रेनिंग भी आ जाती है, इसी के अंदर एथलीट एजुकेशन भी आती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके कोचेज हो गए, आपकी सारी प्लानिंग, सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो विदाउट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कोई भी इवेंट या कुछ भी कराना पॉसिबल नहीं है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शंस पे। तो सबसे पहला जो आपके पास फंक्शन आने वाला है वो होगा प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग देखो, किसी भी चीज़ को हम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं कि भाई कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं किसी गेम्स में। ठीक है, या कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, या फिर हमारे पास इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ठीक है, राइट। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो नीड्स होगी, जैसे मान लो हमें जो ट्रॉफीज़ वगैरह का स्टफ होगा वो कहाँ से आएगा। ठीक है, चीफ गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, वो कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं? पहले ही प्लान करते हैं। वी प्लान इट। ठीक है, किसी भी इवेंट के शुरू होने से पहले हम प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन यही है आपका। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही लिखा है, देखो, इट इज़ एन ऑन गोइंग स्टेप। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान। ठीक है, और इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमारे जो हम ऑब्जेक्टिव होता है हमारे इवेंट का, वो ताकि फुलफिल हो सके अच्छे से, इसलिए हम पहले ही प्लान करते हैं। ये नहीं कि
मतलब ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द इवेंट हमें याद आ रहा है यार ये चीज़ तो हमने है ही नहीं हमारे पास, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है हमारे पास बजटिंग भी, इसी में आ जाता है। ठीक है, हम बजट बनाते हैं कि हमें क्या किस किस चीज़ के लिए हमें पैसे लगेंगे, किस किस चीज़ की हमें नीड होगी, ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एक और फंक्शन आ जाता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन अब हम हर एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये यहाँ पे जाना है, तुम्हें यहाँ पे जाना है, तुम्हें यहाँ पे जाना है, ये चीज़ यहाँ रहेगी, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसलिए प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट जो आपका एक्शन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इट इज अ स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग पीपल टू कैरी आउट अ कॉमन गोल। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड एलोकेटिंग अ फर्म्स रिसोर्सेज। अब आपने प्लान तो कर लिया, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। ये पैसा यहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को आप एक्शन में ला रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका फंक्शन जो होने वाला है वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, देखो बड़ा ईजी है। अब मान लो कोई पर्सन है, वो पैसे गिनने में बड़ा वो है, मतलब स्मार्ट है, वो पैसे बड़े स्मार्टली गिन लेता है, काउंट कर लेता है। ठीक है, तो आप उसको कैसी जॉब दोगे, जहाँ पे पैसे गिनने या फिर जहाँ पे बजट का काम संभालना है, आप वहाँ पे उसको काम दोगे ना। तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। मतलब हर पर्सन को उसके पर्टिकुलरली उसी के हिसाब से, उसी के मतलब लायक जो काम है उसको उस चीज़ में डालना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन या पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल। आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो कार्य जिस चीज़ के लिए, मतलब जिस बंदे के लिए जो काम मतलब सही रहेगा, उसको उसी फील्ड में पुट करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। और अगर स्टाफिंग अच्छी होगी तो आपका जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपका जो आउटकम आएगा बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है इवेंट का, या आपका जो भी आप इवेंट या कंपटीशन करा रहे हो, स्पोर्ट्स का या आईपीएल करा रहे हो, फीफा करा रहे हो, तो वो सक्सेसफुली फुलफिल होगा। राइट, उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई काम है, उसका जो वो एक बंदा है वो ग्राउंड के अंदर, उसको हमने लगा दिया टीम में, कौन सी टीम में, कि वो भाई क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसके अंदर वो आएगा, और जो शीट्स रखी हुई है, जो मतलब हमारे पास जो मतलब हम लोग कई बार रेन आ जाती है तो उसके लिए शीट्स होती है, वो हम वापस बिछा देते हैं। अब वो इतना एक्टिव ही नहीं है कि वो उसको बार बार पकड़ के बार बार फटाफट पिच पे लेके आ जाए, यहाँ से कॉर्नर से वापस। ठीक है, वो बहुत ढीला है, तो वो उसके लिए परफेक्ट रोल नहीं है। राइट, हैंस उसको हमें दूसरा काम देना पड़ेगा जिसमें वो काम कर सकता है परफेक्टली। इसीलिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कूल में भी कई कई चीज़ों में, जैसे आप तुमने देखा होगा, या कॉलेज में देखते होगे कि जो पर्सन जिस काम के लिए ज़्यादा सूट कर रहा है, भाई ये बोलने में अच्छा है तो इसको आप डाल दो माइक वगैरह में के सामने, ये बोल अच्छा पाएगा। ठीक है, इसको आप लोग डाल दो, इलेक्शन में खड़ा कर दो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि आपने डायरेक्टिंग मतलब होता है कि आपको चीज़ों को गाइड करना, प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इसको कई बार ये भी बोला जाता है कि मैनेजमेंट इन एक्शन। क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट इन एक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हर चीज़ों को ढंग से करवाना, प्रॉपरली करवाते रहना। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती अगर पहले बाकी के 3 प्रोसेस अगर ढंग से नहीं होते। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और डायरेक्टिंग में आप ये भी ध्यान देते हो कि आप जो काम हो रहा है वो प्रोसेस ढंग से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका 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 जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हर हर जो आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, चीज़ों को प्लान किया है, उसके बाद आपने स्टाफिंग की है, क्या वो प्रोसेस ढंग से चल रहा है। जैसे आपने बताया कि तुम्हें वहाँ जाना है, इन्हें यहाँ जाना है, तो क्या वो सक्सेसफुली जा पा रहे हैं, या वो चीज़ें चल रही है, या किस तरीके से आपको करानी है, वो दैट इज कॉल्ड आपकी डायरेक्टिंग। ठीक है, जिस वे में आपको कराना है। ठीक है, ये आपकी होगी डायरेक्टिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट आपका फंक्शन आ जाता है आपके पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग में यही होता है कि आप सारी चीज़ों को देखते हो कि भाई कैसी चल रही है चीज़ें। अब आप बोलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब ऑर्गेनाइजिंग में भी यही था, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग से ये डिफरेंट है। कैसे? देखो, कंट्रोलिंग में मेनली यही होता है कि आप ये देखते हो कि सक्सेस जो हमारा जो काम है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि नहीं। आप कंट्रोल करते हो, ना कि आप डायरेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई तू वहाँ चले जाना, यहाँ ये चले जाना, वो वहाँ चले जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ होगी, उस तरीके से ये, मतलब करते करते प्रोसेस में होते होते। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप दूर से आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, आप देखो इसमें लिखा है, इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम इरेगुलरिटीज। मतलब कहने का मतलब है कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसको देखते रहना, कंट्रोल करना, दैट इज योर लास्ट स्टेप। हैंस ये 5 फंक्शन में जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, सो मैंने आपको 5 फंक्शन बता दिए, ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। उसी ऑर्डर को याद में रखने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है ताकि आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो ये बनता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो इस तरीके से POSDC ये बन जाता है आपका। तो आपको इसको याद रखने के लिए बेस्ट वे है, ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। प्रिंसिपल ऑफिस से ड्रम चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफिस से ड्रम चाहिए भाई, आपको कई बार याद रहता है स्कूल में कि प्रिंसिपल ऑफिस से ड्रम चाहिए। तो P फॉर आपका हो जाता है क्या? प्लानिंग। राइट, इसके बाद आपके पास O से आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, S से आ गया आपके पास स्टाफिंग।
ठीक है। और डी से आपके पास क्या आ गया, डी से आ गया आपके पास डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग। और लास्ट में आपके पास सी से आ गया कंट्रोलिंग। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट इस चैप्टर में आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। देखो ऑब्जेक्टिव्स तो सबके होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली प्लानिंग फंक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको ध्यान रखने, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। देखो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, देखो ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। देखो अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। हर चीज़ का अगर हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया है, ठीक है, तो हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटकम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने भाई पहले ही प्लान कर लिया कितने ऑफिशियल्स आएंगे, कितने कितने हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, कितने 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 लोगों को खाना जाएगा, क्या नहीं जाएगा, हमने पहले ही प्लान कर दिया, तो चीज़ें वहाँ पे आसान हो जाती है, हेंस एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कीप गुड कंट्रोल, कंट्रोल रखने में भी हेल्प होती है, ठीक है। पहले ही प्लान कर लोगे तो आपके पास चीज़ें कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनहेंस कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, प्लानिंग अच्छी होगी तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है। उसके बाद है फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहले प्लानिंग की है ढंग से कि भाई अगर किसी को चोट लग जाएगी तो यहाँ इमरजेंसी वार्ड रहेगा, ठीक है, एम्बुलेंस पहले से खड़ी रहेगी, और आपके पास जो ग्राउंड इक्विपमेंट्स है वो आपने अच्छे से रखे, अच्छे खरीद के रखे, ठीक है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन आपने जो मतलब फैंस का एरिया है वो प्रॉपरली नहीं बनाया, मतलब लोग इंगेज हो रहे हैं आपस में, मतलब हड़बड़ी मच रही है, ठीक है, तो उन चीज़ों से आपकी सेफ्टी मतलब हैम्पर होती है। तो नेक्स्ट है टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, तो नॉर्मल है, ठीक है। सो ठीक है, आपको आई होप सबको समझ में आ गया हो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे ये आपके आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आपकी अप्रोच होती है उसको प्लान बना देता है क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैसे, लाइक स्पोर्ट्स प्लानिंग हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज विच इंक्लूड प्लेइंग फील्ड्स, राइट। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी पहले से कि भाई ये सामान यहाँ रहेगा, ये इक्विपमेंट यहाँ रहेगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। कई बार चीज़ें चोरी हो जाती है, कई बार चीज़ें मतलब बिगड़ जाती है इधर उधर किसी वजह से, कोई उसको तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है पहले से प्लानिंग करना, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है इसमें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि कमिटीज़ क्या क्या होती है आपकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, ठीक है। कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी कमिटीज़ काम करती हैं जब मतलब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी स्पोर्ट्स का अगर हम इवेंट करा रहे हैं तो डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं जो काम करती हैं, और यही कमिटीज़ सारे मैनेजमेंट को संभालती है, ठीक है। सो चलते हैं। अब मेनली आपके पास जो कमिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, 10 कमिटीज़ है आपकी, ठीक है। एक है टेक्निकल कमिटी, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्शन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, इस तरीके से सारी आपकी ये मैंने जो कमिटीज़ है यहीं पे डाल दी है, ठीक है। तो एक ही बार में आपको आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके टेक्निकल कमेटी। देखो टेक्निकल कंडक्ट कराने के लिए जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आपकी कौन सी, टेक्निकल कमेटी, ठीक है। कि भाई जजेस को बुलाना है, कितने जज आएंगे, रेफरी कितने आएंगे, ठीक है, स्टार्टर्स या फिर टाइम कीपर्स कौन लाएगा, या जितने भी चीज़ें होती है कि ग्राउंड मेजरमेंट कौन करेगा, या फिर ग्राउंड की कंडीशन कौन देखेगा, या कैसे देखी जाएगी, या कौन मेजर करेगा, वो सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल कमेटी देखती है, ठीक है। हेंस टेक्निकल कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल कंडक्ट, ठीक है। अब सेकंड है आपके पास ट्रांसपोर्ट कमेटी। अभी ट्रांसपोर्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है भाई प्लेयर्स आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, बस होगी या कार होगी, है ना, क्या होगा, तो ये कमेटी वो संभालती है, ठीक है। इसके बाद है रिसेप्शन कमेटी। अभी रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है, देखो भाई कोई भी टीम आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना प्रॉपरली, उसको उसके क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स जो होते हैं वो भी यही संभालती है, या फिर आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट कमेटी भी होती है, एक होती है, वो भी इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कौन सा चीफ गेस्ट आएगा और स्पेक्टेटर्स कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी, कहाँ क्लोजिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अब बोर्डिंग एंड लॉजिंग में क्या होता है कि भाई आपको देखना होता है कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स कौन करेगा सारी चीज़ों के, ठीक है। अकोमोडेशन और खाना पीने के सारे कौन करेगा, वो यही करता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ठीक है। जितने भी प्लेयर्स आएंगे या जजेस आएंगे या फिर आपके चीफ गेस्ट आएंगे, उन सब लोगों के लिए जो मतलब खाने पीने का सामान है, अरेंजमेंट करना है, वो सारी चीज़ आपकी ये कमेटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्राउंड कमेटी एंड ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अब भाई जितने भी ग्राउंड में इक्विपमेंट्स लगेंगे, या ग्राउंड को सही करना है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, फ्लैट करना है ज़मीन को थोड़ा बहुत, या ऊपर नीचे हो रहा है, उबड़ खाबड़ है, तो अकॉर्डिंग टू द गेम रिक्वायरमेंट ये कमेटी सारी चीज़ें देखती है, ठीक है। कौन सी, ये वाली, ये कमेटी होती है ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, ये देखती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिफ्रेशमेंट कमेटी। कौन सी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट से पता चल गया आपको, ये रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमेटी। ये फाइनेंस का देखती है जितने भी पैसे लगते हैं कॉम्पिटिशन एक इवेंट में, तो सारे पैसे जो से मान लो टिकट्स का हो गया, या फिर मान लो इसके अलावा फूड्स का जो कॉस्ट हो गया है ना, इसके अलावा आपके पास हो गया कि भाई इक्विपमेंट के प्राइजेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा बैनर्स हो गए,
ठीक है, बैनर्स हो गए, ये सारी चीज़ों के जितने भी पैसे लगते हैं, पैसों वाला काम होता है, वो ये कमेटी संभालती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पब्लिसिटी कमेटी। भाई न्यूज़पेपर में कुछ छापना है या किसी को बुलाना है, मीडिया वालों को या मीडिया पर्सन्स को कोई रिपोर्ट देनी है, तो वो ये सारा काम कौन संभालता है? पब्लिसिटी कमेटी। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेस्ट कमेटी। भाई प्रोटेस्ट कमेटी होती है कोई भी गेम में अगर मतलब प्रोटेस्ट कमेटी होना ज़रूरी होता है कि मतलब किसी भी प्लेयर को कोई मतलब दिक्कत है, वो कहता है कि भाई हमारे साथ तो मतलब जस्टिस नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ है इनजस्टिस हुआ है हमारे पास, हमारे साथ हमारे गेम में, तो उसके उनके लिए कमेटी बनाई जाती है। वो यहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं और ये कमेटी फैसला लेगी जो भी वो फाइनल डिसीजन होता है। नेक्स्ट होता है मेडिकल एंड फर्स्ट एड। मेडिकल एंड फर्स्ट एड तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को चोट लग गई या लग सकती है तो उसके लिए पहले से एम्बुलेंस या फर्स्ट एड तैयार रखे, आपके लिए ग्लूकोज वगैरह, पानी वगैरह जो भी चीज़ है, तो वो ये कमेटी देख लेती है। ठीक है, सो ये सारी आपकी कमेटीज़ हैं मेन, तो इतनी आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टूर्नामेंट और उसके टाइप्स। ये आपको देखना है। ठीक है, टूर्नामेंट क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है। देखो, टूर्नामेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कुछ सेट नंबर्स ऑफ टीम जो होती है वो compete करती है। सेट नंबर्स ऑफ टीम जो होती है वो compete करती है, जिसमें एक टीम विनर निकलती है, बाकी टीम लूज करती है। ठीक है, मेन एक विनर टीम होती है, बाकी सब टीमें हार जाती है। ठीक है, दैट इज योर टूर्नामेंट, और ये किसी भी एक पर्टिकुलर गेम के लिए हो सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा है, अ टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस टीम्स प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम्स लूजेज द मैच। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट किसी का भी हो सकता है, आपका पबजी का हो सकता है, आपका फुटबॉल का हो सकता है, आपका आपका क्रिकेट का हो सकता है, किसी का भी टूर्नामेंट हो सकता है। ठीक है, तुमसे बेहतर तो कोई और जानता नहीं होगा टूर्नामेंट किस किस के होते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं कि भाई टूर्नामेंट के टाइप। अच्छा ठीक है, टाइप से पहले आप ये देख लो कि प्री टूर्नामेंट टास्क या फिर ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। देखो, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, फिर उसके दौरान होती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग। ठीक है, और लास्ट में होता है आपके पास पोस्ट, मतलब आफ्टर द टूर्नामेंट क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है कमिटीज़ की या सबकी, वो सब यहाँ इसमें आ जाइए। देखो, टूर्नामेंट से पहले देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल प्लॉट करना। ठीक है भाई, कितनी डेट को होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा, और कितनी जल्दी होने वाला है, या फिर कौन कौन आएगा, या कितनी टीम्स आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो ये हो गया आपका प्री टूर्नामेंट ड्यूटी। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या क्या तैयारी करोगे टूर्नामेंट से पहले, वो ये है कि भाई आप इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड, इन सबको रेडी करो, अरेंज करवाओ। ठीक है, इसके अलावा आप सारी कॉस्टिंग जितनी होने वाली है टूर्नामेंट की, या जितना बजट बनने वाला है उसको अप्रूव कराओ, है ना, फाइनल कराओ पहले ही। इसके अलावा आपके पास है कि भाई फॉर्मेशन, मतलब जितनी भी कमिटीज़ हमें मतलब बनानी है, जो भी हमारे जिसकी भी हमें ज़रूरत होगी, जितनी भी कमिटीज़ की हमें ज़रूरत होगी, उनका गठन करना है, हमें उनको भी बनाना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो टीम्स आने वाली है उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है पहले ही, टूर्नामेंट से पहले। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि ऑफिशिएटिंग जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब कहने मतलब है ऑफिशियल्स है, उनको भी बुलाना पड़ता है। ठीक है, उनका सुपरविजन के अंडर चीज़ें करनी पड़ती है, उनके अप्रूवल्स लेने होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ऊपर बैठ रहने से मतलब है जो बड़े बड़े, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, या उससे ऊपर उससे नीचे जैसे ऑर्गेनाइजिंग हेड होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर डिपार्टमेंट में हेड होता है, वो उसके अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ट्रॉफीज़ एंड आपके जो मेडल्स होते हैं उनको परचेज करके अरेंज करना पड़ता है पहले ही। इसके अलावा जो आपके गेमर्स और ऑफिशियल के उनकी बोर्डिंग के लिए भी आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ता है कि बस से आएंगे, कैसे आएंगे, जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, पहले ही प्लान करना पड़ता होता है। टिकट करानी होती है, जो भी चीज़ होती है वो इसमें हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कि गेस्ट को कौन रिसीव करेगा और एस्कॉर्ट कौन करेगा, चीज़ें ये सारी भी होती है टूर्नामेंट से पहले ही। इसके अलावा भाई अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड रिफ्रेशमेंट भी आपका पहले ही हो जाता है, कि है ना, कि पानी होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप फर्स्ट एड भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो प्री टूर्नामेंट टास्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट टास्क क्या होता है, मतलब टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब देखो, ड्यूरिंग देखो क्या क्या होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई कि जो टूर्नामेंट है वो जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, उसको सुपरवाइज करते रहना। ठीक है, उसको सुपरवाइज करते रहना। ठीक है, सुपरवाइज करते रहना, और या फिर कह सकते हो कंट्रोल करते रहना। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि टूर्नामेंट्स की जो प्रिपरेशन है हुई है वो मतलब प्रॉपरली एक्शन में आई कि नहीं। जैसे मतलब अगर आपने प्लान किया था कि यहाँ पे 2 प्लेयर्स खड़े रहेंगे, यहाँ पे 3 पर्सन्स खड़े रहेंगे, तो क्या वो है कि नहीं। तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको देखना होता है कि वो चीज़ें है कि नहीं वो। तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको, जब टूर्नामेंट चल रहा है तो उस दौरान भी आपको चेक करते रहना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार करके भूल गए। ठीक है, इसके बाद आपको स्कोर शीट बनानी होती है। ठीक है, वो भी मैचेस के दौरान ही बनानी होती है, बार बार नई नई स्कोर शीट आपकी बनती है। ठीक है, आप फर्स्ट एड के लिए तैयार रहते हो, उसको तुरंत मतलब आपको प्रोवाइड कराना होता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आपको नीड होती है उसकी। ठीक है, डेली प्रोग्रेस जो हो रही है, कौन कौन सी टीम हार रही है, कौन सी जीत रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया को या दूसरे स्कूल्स में देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रेस नोट या मतलब मीडिया से रिलेटेड चीज़ यही है। ठीक है, वो भी करना पड़ता है। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि अगले दिन कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है, आज हो गया, फिर नेक्स्ट कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, और किसी एथलीट के लिए ऑब्जेक्शन आया है
है या फिर एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो वो भी उसी दौरान टूर्नामेंट में नीड होती है कभी कभी, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कमिटीज़ की डिफरेंट, कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट टूर्नामेंट टास्क। पोस्ट टूर्नामेंट टास्क का मतलब होता है कि भाई लास्ट में कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज रह जाती है। अब देखो कोई टूर्नामेंट अगर हो गया है तो उसके बाद कौन कौन सी ड्यूटीज रहती है भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उनकी कोई सिक्योरिटी रिफंड है तो वो वापस करो। मान लो कोई टीम है उसने कोई सिक्योरिटी सबमिट कराई थी या कोई सामान सबमिट कराया था, ठीक है, लगेज हो गया या फिर उनके पास कोई रिफ्रेशमेंट हो गया जो उन्हें देना था आफ्टर द टूर्नामेंट, ठीक है, रिफ्रेशमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और आपको मेडल्स और ट्रॉफीज जो है टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही देते हैं ना, तो उनका वो भी आपका काम रह जाता है, ठीक है, पोस्ट टूर्नामेंट। उसके अलावा आप देखोगे कि जो पेमेंट्स होती हैं वो लास्ट की पेमेंट्स होती हैं, जो कुछ पेमेंट्स होती हैं जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद प्रोसेस होती है प्लेयर्स को, या फिर मान लो मतलब प्राइज मनी के तौर पे कह सकते हो, या फिर ट्रांसपोर्ट में कह सकते हो जैसे ड्राइवर्स को या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें टूर्नामेंट के बाद होती है। इसके अलावा रिजल्ट जो फाइनलाइज बनता है, जो आपका रिजल्ट हुआ है, जो टूर्नामेंट का आपका रिजल्ट बना है वो भी फाइनलाइज होता है आफ्टर द टूर्नामेंट, उसका भी बहुत सारा पेपर वर्क किया जाता है, ठीक है। और वो सारी अथॉरिटीज़ को सबमिट किया जाता है और वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूर्नामेंट की फिनिशिंग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आ गई हो ये सारी चीज़ें, भाई प्री क्या होती है, ड्यूरिंग क्या होती है और पोस्ट हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या क्या होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट जो होते हैं मेनली हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास नॉकआउट, एक होता है लीग टूर्नामेंट, एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है चैलेंज, ठीक है। अब एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम नॉकआउट देखेंगे। नॉकआउट का मतलब क्या होता है, देखो एक बार अगर आपने मैच हारा तो आप बाहर हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड नॉकआउट। तो इस तरीके के टूर्नामेंट को आप क्या कहते हो, नॉकआउट। कभी कभी नॉकआउट में ही सिंगल और डबल भी आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने एक मैच हारा तो आप बाहर हो जाओगे टूर्नामेंट से, ठीक है। इस तरीके से हर हर टीम ये एक एक मैच खेल खेल के मतलब आगे बढ़ती जाएगी। अगर वो जीतती है तो बढ़ती जाएगी, अगर वो हार जाती है तो उसी टाइम पे बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरा भी होता है जिसमें 2 मैच के लिए होता है कि अगर आपने कोई भी दो मैच हारे तो आप बाहर हो जाओगे, पर वो बहुत रेयर होता है। आपको जो नॉर्मली याद रखना है वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें कोई भी टीम अगर एक भी मैच हारी तो वो बाहर हो जाती है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपके पास लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, देखो लीग टूर्नामेंट में जनरली आपके पास कहाँ खेला जाता है लीग टूर्नामेंट। देखो आईपीएल में स्टार्टिंग में लीग टूर्नामेंट ही खेलते हैं, ठीक है। सारी हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ, मतलब जितनी भी टीम्स होती है उनके साथ मैचेस करती है, दैट इज कॉल्ड योर लीग टूर्नामेंट। मतलब एक मैच अगर उसने खेला तो अगर वो हार भी गई तो भी उसके पास नंबर ऑफ मैचेस पड़े रहते हैं खेलने को, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएगी जैसा कि नॉकआउट में होता है। तो ये लीग टूर्नामेंट होता है। अब लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि एग्जाम्पल एक बार मैं दे देता हूँ आपको। आईपीएल हो गया, आपके पास फीफा हो गया, जनरली हर जगह पे मतलब लीग टूर्नामेंट ही खेला जाता है। लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट इंडिविजुअल गेम्स में ज़्यादा खेला जाता है। जैसे आपके पास टेनिस हो गया, ठीक है, आपके पास बॉक्सिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो गया रेसलिंग हो गया। ये सारे गेम्स ऐसे हैं जो एक बार अगर आप हारे तो आप बाहर हो जाते हो, ठीक है। लीग में क्या है, लीग में ऐसा नहीं होता। लीग में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग। सिंगल लीग का मतलब क्या होता है, सिंगल लीग में ये होता है कि मतलब हर एक टीम को एक एक मैच खेलने, मतलब हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलने को मिलेगा, ठीक है। और डबल लीग में ये होता है कि हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ 2-2 मैच खेलने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि अगर पूल ए में 5 टीमें हैं और उस 5 टीमों में एक टीम हो गई पाकिस्तान, ठीक है, एक हो गई इंडिया, ठीक है, और एक हो गई आपकी श्रीलंका, ठीक है, और एक हो गई आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक हो गई आपके पास इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान का जो मैच होगा वो इंडिया के साथ भी होगा, श्रीलंका के साथ भी होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा और इंग्लैंड के साथ भी होगा, ठीक है। 4 मैच तो पाकिस्तान को खेलने ही खेलने हैं। ये होता है सिंगल लीग कि वो 4 मैच खेलेगी, एक टीम 4 मैच खेल रही है यहाँ पे, मतलब हर किसी के साथ एक मैच खेल रही है, ठीक है। हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये होता है इस वाले सिस्टम में। डबल लीग में क्या होगा कि हर, जैसे मान लो यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ 2 मैच खेलेगी, ठीक है, 2 मैच खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका के साथ भी 2 मैच खेलेगी, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2 मैच खेलेगी, श्रीलंका के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी। तो 2-2 इस तरीके से इंग्लैंड भी 2-2 मैच खेलेगी सबके साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है कि हर टीम को 2-2 मैचेस खेलने को मिलते हैं हर टीम के साथ, दैट इज योर डबल लीग। वो फिक्सचर्स में आपको मैं समझा दूंगा, एक बार आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तक मैंने आपको जो समझाया वो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, मतलब रिप्ले करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। देखो अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जनरली लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट का ही कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन जो वर्ड है उसी से समझ में आ रहा होगा आपको कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ जो टीम्स है, मतलब स्टार्टिंग की सारी टीमें लीग मैचेस खेलेंगी, ठीक है, सब सारी लीग मैचेस खेलेंगी। लेकिन जैसे लीग मैचेस खत्म हो जाएंगे फिर टॉप की जो टीम्स हमारे पास आएंगी, जो टॉप की टीम्स आ रही है हमारे पास, टॉप की टीम्स, जैसे ये टॉप की टीम आई है एक पूल में, ये दूसरे पूल में, ये तीसरे पूल में, तो ये जो तीनों टीमें हैं ये अब नॉकआउट मैच खेलेंगी। जो भी एक बार हारा वो बाहर। तो ये कौन सा गेम, ये कैसा टूर्नामेंट कहलाएगा, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये देखो लीग कम नॉकआउट कहाँ है यहाँ पे, ये रहा,
ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से लीग कम लीग भी होता है, नॉक कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट भी होता है, और नॉकआउट कम लीग भी होता है। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जांपल और समझना है तो मैं फिक्सचर वाली वीडियो में पार्ट बी में आपको समझाऊंगा, वहाँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। खैर, आपको अभी समझ में आ गया हो, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है? देखो, चैलेंज टूर्नामेंट जनरली बैडमिंटन में भी अब रेयर ही होता है, इसके अलावा रेसलिंग में ज़्यादा होता है, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में भी होता है कभी कभी। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा प्लेयर जो होता है वो आपको, मतलब आप जो जो विनर होता है, वो कोई भी प्लेयर उस विनर को चैलेंज कर सकता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो विनर होता है उसके पास कभी कभी चॉइसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर सकता है, कभी कभी चॉइसेस ये भी है कि वो रिजेक्ट कर सकता है। मतलब एक्सेप्ट करने का तो उसका मर्जी होता है, कभी भी कर सकता हो, लेकिन रिजेक्ट करने की भी चॉइसेस को दी जाती है कभी कभी। ठीक है, तो डायरेक्ट चैलेंज किया जाता है जिसमें, दैट इज कॉल्ड योर चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, ये जनरली बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया जाता है। ठीक है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है और फिर उन दोनों के बीच में जो मैच होगा, जो जीतेगा वही विनर होगा, अगर वो हार गया तो विनर भी लूजर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आई होप आपको टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट समझ में आ गया हो, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, सो अब थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सो आई होप आपको मजा आया हो वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारे। ठीक है, आपको ये PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं उस पर, जो भी हम यूट्यूब पे आपको वीडियो में दिखेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप आपको मजा आया। और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक ज़रूर कर देना अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, सो थैंक यू। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे लेट मिलता हूँ तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और फिक्सचर वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सो फिक्सचर्स पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, आपके पास जैसे आ जाता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बना के दिखाओ, तो वो इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। और लीग टूर्नामेंट का भी आता है आपके पास। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, उसमें सीखेंगे कैसे कैसे लीग टूर्नामेंट के आपके फिक्सचर बनाए जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।